नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर खर्चे का यानी कि मेंटेनेंस का मुकदमा कर दिया है तो आपके लिए खतरे की घंटी है। अब वो क्या है वो मैं आपको सब कुछ इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अगर आप पत्नी हैं और आपके द्वारा कोई गलती हो गई है वो तो उसके बाद पति आपका छोड़ देगा। वो कौन सी गलती है वो आपको सब कुछ बताया बताया मैंने, एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैंने इसी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसके वीडियो के नीचे, और उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप हमसे डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा जुड़ना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप का लिंक भी मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है, उसको क्लिक करके उसको फॉलो कर लें ताकि आपके लिए लेटेस्ट जानकारी, अपडेट और लेटेस्ट जजमेंट वगैरह आपको वहीं पर प्रोवाइड होते रहेंगे। और कोई जो फैमिली मैटर डिस्प्यूट है आपका, अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी प्रकार से आप उसको सेटल करना चाहते हैं या फिर आप उसको मीडिएशन के द्वारा सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा अपना मीडिएशन भी करा सकते हैं ताकि भविष्य में आप दोनों का जो डिस्प्यूट है वो खत्म हो सके और आपकी बात कहीं ना कहीं बन सके। तो बहरहाल बात करते हैं कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर खर्चा यानी कि मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी जो पहले था पूर्व में, अब 144 वीएनएसएस हो गया है, जिसमें कि पत्नी को एक मुकदमा दायर करने का अधिकार होता है कि पति के ऊपर वो मुकदमा दायर कर सकती है। अब देखिए, जो खतरे की घंटी है वो कैसे है वो आपको बताना चाहूंगा कि जब 144 बीएनएसएस के तहत यानी कि खर्चे का कोई मुकदमा महिला पत्नी जो है वो डालती है, दायर करती है पति के विरुद्ध, तो पत्नी सबसे पहले यही कहती है कि मेरा पति है वो। अगर आपने उसके जब डब्ल्यूएस देखना देना होता है, जवाब देना होता है, उसमें डब्ल्यूएस में आपने ये एडमिट कर लिया कि हाँ वो मेरी पत्नी है, मेरे साथ शादी हुई है, तो देखिए इसमें 90% चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपको मेंटेनेंस देना ही देना है। अब ऐसी परिस्थिति में जो 10% बचा है वो क्या है? 10% कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्शन केस जिसमें कि पत्नी ने कहीं शादी कर ली है, कहीं शादी करने के बाद धोखाधड़ी से रजामंदी के द्वारा फिर दोबारा से मेंटेनेंस डाल रही है, या वो अर्निंग करती है, कोई गवर्नमेंट जॉब है उसकी, तब केस उस केस में, या फिर उसके कहीं कहीं ना कहीं रिलेशन है, कोई मतलब नाजायज संबंध है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और वो इस तरीके से छिपाकर चीजों को डाल रही है। अगर वो आपने प्रूफ कर दिए तो आप उस 10% की कैटेगरी में आते हैं जहां पर आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जहां पर आपने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ वो मेरी पत्नी है और मेरी शादी, क्योंकि वो महिला जो है वो अपने मेंटेनेंस के केस में सबसे पहली लाइन यही कहती है कि इस तारीख को शादी हुई, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई और दान दहेज दिया, ये सब कुछ ये लिखा जाता है पहली लाइन में ही। अब उसके बाद इसी पर जवाब आता है पति की ओर से, तो वो जवाब ये आता है कि हाँ शादी इस तारीख को हुई थी, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी, लेकिन कोई दान दहेज नहीं दिया था। बस आप इतनी ही डिनाई करते हैं, बाकी हर चीज को आप एडमिट कर लेते हैं। तो जब आप एडमिट कर लेते हैं तो इस केस में, इस अवस्था में क्या होता है कि कोर्ट आपको 90% चांसेस ऐसा होता है कि आपको मेंटेनेंस आपके ऊपर बंधना ही बंधना है। ये आपके लिए एक खतरे की घंटी है। अब इसके पीछे कारण क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले अगर आप लॉ की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 सीआरपीसी या फिर 144 बीएनएसएस के तहत अगर बात करें हम, तो उसमें स्पष्टली लिखा है कि कोई भी पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस मांगने की हकदारी है। किन किन केसेस में वो सब कुछ लिखा हुआ है, उस पर उसी सेक्शन में लिखा हुआ है। तो ऐसे में जब महिला पति कह रही है और पति उसको पत्नी कह रहा है, तो आपका पत्नी का जो मतलब पति का ये एक अधिकार है कि अपनी पत्नी को वो मेंटेन करेगा। तो मेंटेन करने का मतलब क्या है? पैसा, और पैसे का मतलब क्या है कि वो उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये ज्यादातर अधिकतर केसेस में ऐसा ही होता है, और इसीलिए पुरुषों की ये मेंटेलिटी बन गई है कि सर कैसा भी हो, अगर आपने पत्नी है, आपकी पत्नी है, तो आपको तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। यही बात आपने बार बार कोर्ट में सुनी होगी, बार बार वकील के मुंह से सुनी होगी, रिश्तेदारों के द्वारा या आपके अपने लोगों के द्वारा भी यही बात सुनी होगी कि पत्नी है तो मेंटेनेंस तो देना ही होगा। और ये सत्य है कि आपकी पत्नी है और आपने एडमिट कर दिया है और उसने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया है जो मैंने अभी आपको बताया है जिनके द्वारा वो मेंटेनेंस की हकदारी नहीं है, तो 100% मतलब 90% आपको जो मेंटेनेंस है वो उसमें देना पड़ेगा। अब मेंटेनेंस बनता किस तरीके से, मैं वो भी बताना चाहूंगा आपके लिए। एक, हालांकि हर न्यायालय इस बात को मतलब माने ये भी संभव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कुछ अलग अलग परिस्थिति होती है, तो परिस्थितियों में के अनुसार ही मेंटेनेंस को बांधा जाता है। मोस्टली मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं जो ज्यादातर यूज किया जाता है ऑनरेबल कोर्ट्स के द्वारा। अगर आप
आप मतलब अर्निंग करते हैं, आप कमाई करते हैं, अगर पत्नी ने जो कमाई बताई उसको तो नहीं माना जाता, लेकिन आपने जो बात एडमिट कर ली, जो कमाई एडमिट कर ली, उसका 25% पत्नी के लिए मेंटेनेंस देने के लिए आप हकदारी हैं। ये चीज आती है, मतलब अगर कैलकुलेट करी जाती है, क्योंकि कोड जो है वो किस तरीके से आपकी सैलरी से, आपके इनकम से कैलकुलेट की जाती है कि आपको कितना, पत्नी को कितना मेंटेनेंस देना चाहिए। क्योंकि पत्नी तो मुंह फाड़ बोल देती है कि मुझे 1 लाख चाहिए, 50,000 चाहिए, 60,000 चाहिए, 2 लाख चाहिए, 1.5 लाख चाहिए, इस तरीके से मेंटेनेंस मांगती है। लेकिन ऐसे नहीं होता है कि उसने इतना मांग लिया उतना आपको देना है, ऐसा नहीं होता है। ये कोर्ट के ऊपर डिसाइड करता है कि कोर्ट आपकी इनकम के अकॉर्डिंग कितना उसको देना है। ये सब कुछ एक मतलब कैलकुलेशन होती है जिसके द्वारा जो है वो आप पर मेंटेनेंस का लगाया जाता है। अगर जो मैंने आपको बताया एक्सेप्शंस, उसमें से अगर आपके पास कोई भी एविडेंस है, कोई ग्राउंड है, तभी आप उसको नहीं दे सकते हैं। अगर कोई महिला है, वो सक्षम है, अपने आप में काफी अच्छा कमाती है, सैलरी है, उसकी इनकम है, पढ़ी लिखी है और गवर्नमेंट जॉब भी है, तो वो फिर मेंटेनेंस की हकदारी नहीं है, चाहे आपकी पत्नी हो या फिर ना हो। ये भी मैटर नहीं करता है। अब इसमें बहुत सारे लोगों को ये होता है सर बच्चा है तो, देखिए बच्चा जब होता है तो कोर्ट फिर एक स्मार्ट माइंड लगाती है। बच्चा जब होता है तो पत्नी के लिए आप ना दें, लेकिन बच्चे को तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा फिर आप ये नहीं कहते बच्चे में कोई ऐसा है कुछ वो है, क्योंकि वो नाबालिग बच्चा है, शिशु है। और अगर बच्चा है तो फिर बच्चे को आप डिनाई नहीं कर सकते। आप पत्नी को डिनाई कर सकते हैं लेकिन बच्चा को डिनाई नहीं कर सकते। तो कोर्ट क्या करती है स्मार्ट माइंड लगाते हुए कि जो मेंटेनेंस पत्नी को दिलाना होता है वो मेंटेनेंस बच्चे के नाम पर दे दिया जाता है और पत्नी के नाम पर डिनाई कर दिया जाता है कि हम पत्नी को नहीं देंगे। बात घुमा कर वही है कि कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ना कान ही है, मतलब देना मेंटेनेंस ही है, चाहे किसी तरीके से आप ले लो। तो ये चीजें आप समझिएगा कि अगर आपके पास बच्चा है तो मेंटेनेंस देना है, और आपने पत्नी मान ली है और पत्नी किसी प्रकार से जो मैंने एक्सेप्शन से केस बताया है उसमें नहीं आती है, तो फिर आपको वो भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये लॉ कहता है, नियम कहता है। जहां तक कि आपने 90% केसेस यही देखा होगा कि महिलाएं मुकदमा डालती हैं और मेंटेनेंस ले लेती हैं। तो ये एक तरीका था, जो प्रोसेस थी, जो आपको बताया था। इसी वजह से आपके ऊपर खतरे की घंटी मंडरा रही है, खतरे की घंटी बज रही है। अगर आपने पत्नी मान लिया है, उसको पता स्वीकार कर लिया कि हाँ से शादी हुई थी, तो फिर आपको मेंटेनेंस कहीं ना कहीं बनता ही है, क्योंकि सेक्शन 125 सीआरपीसी और 144 बीएनएसएस दोनों यही बात कहते हैं कि आपको मेंटेनेंस देना है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आप हमारे ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए उसका ग्रुप का मैं लिंक है इसी वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके उस पर फॉलो कर लें, ताकि भविष्य में आपको हर चीज अपडेट जानकारी मिलती रहे। और लेटेस्ट जजमेंट्स भी आपको वहीं में आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। और कोई भी मतलब आप चाहते हैं कि आपका जो डिस्प्यूट है वो हमारे द्वारा मीडिएशन द्वारा अगर कराया जाए, ठीक कराया जाए उसको, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे मीडिएशन की जानकारी ले सकते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दूसरे लोगों को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।